आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपकी बुक से ही हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो, जो आप घर पे भी मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको कुछ भूले ना। और इसी में बुक में आप एक पेंसिल ले लीजिए और जो आपको अच्छा लगे वो आप हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बिल्कुल साधारण भाषा में अगर आपको बताएं तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जब कभी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और मीडियम होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपको पता लाइट ट्रांसपेरेंट होगी तभी एक से दूसरे में गुजर पाएगी। अगर ओपेक होंगे तो लाइट आर पार ही नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये साथ में आपको कहना पड़ेगा कि जो पहला माध्यम है वो भी ट्रांसपेरेंट है और जो दूसरा है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो इन्होंने क्या किया, बुक में क्या कह रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में गुजरती है तो एक घटना घटती है। कौन सी घटना? बेंडिंग की। ये बेंडिंग क्या है? ये एक घटना है, एक इवेंट है, कुछ हुआ। यानी लाइट सीधी चल रही थी, कुछ हुआ कि लाइट ने अपना रास्ता मोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो मुड़ना हुआ जिस समय, जो इसी घटना को क्या नाम रख दिया, इसे जिसे आप बेंडिंग बोल रहे, इसी को इन्होंने साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या नाम रख दिया इन्होंने? रिफ्रैक्शन। तो इसी को इन्होंने रिफ्रैक्शन कह दिया, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए, हमें लाइट दिखाई दे रही है, हमें कोई माध्यम दिखाई नहीं दे रहा, बस लाइट सीधी चल रही है और फिर लाइट एकदम मुड़ गई। तो जहाँ मुड़ी यानी वहाँ पर दो मीडियम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी वहाँ पर मीडियम बदल चुका है, यानी वहाँ पर लाइट एक मीडियम से अब दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो इसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं एक बात साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लाइट सीधी चल रही है और सीधी ही चलती जाए और दूसरा मीडियम रास्ते में आ जाए, फिर भी सीधी चलती जाए, मुड़े ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या तब हम इसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे? अगर सीधी ही चलती जाए, मुड़े ही नहीं और मीडियम बदल गया, तो आंसर है हाँ, तब भी हम इसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्योंकि देखो इन्होंने दो कंडीशन दी है कि या तो बेंडिंग हो जाए तो भी आप रिफ्रैक्शन बोल दो, फिर उन्होंने कहा बेंडिंग हो या ना हो, लेकिन एक कंडीशन आपको मिल जाएगी, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में एंटर कर जाए लाइट। ये आपको पता हो कि हाँ, एक में थी दूसरे में चली गई, इसका भी। यानी दो कंडीशन है रिफ्रैक्शन की। आप नंबर 0.1 डाल सकते हैं, 0.2 डाल सकते हैं। 0.1 लाइट का बैंड होना, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और मीडियम का बदलना, रिफ्रैक्शन। तो इसमें भी अगर आप इम्पोर्टेंस अगर आप जानना चाहें तो वन मीडियम से दूसरे सेकंड मीडियम में जाना, ये रिफ्रैक्शन है, ना कि बेंडिंग रिफ्रैक्शन है। बेंडिंग तो इसका एक इफेक्ट है मीडियम चेंज होने का, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीडियम चेंज होना ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। और मीडियम सेम रहना और फिर लाइट के साथ कुछ घटना, कुछ घटित होना, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिसमें लाइट बेंड नहीं होती। तो ये कुछ इस तरह से आप ये मान लीजिए, हमारे पास ऊपर एयर है, नीचे वाटर है और लाइट बिल्कुल सीधी चल रही है। नॉर्मल इंसिडेंस है लाइट का, नॉर्मल इंसिडेंट हुई। तो लाइट देखिए ऊपर से आई और नीचे बिल्कुल सीधी चलेगी, बिना मुड़े, बिना बेंड हुए, तो भी ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। और अगर ओब्लिक इंसिडेंस हो, लाइट तिरछी आए, इस नॉर्मल के अलोंग ना आके, ये जो नॉर्मल है इसके अलोंग लाइट ना आके, लाइट कुछ इस प्रकार, तो अगर ओब्लिक इंसिडेंस होता है तो लाइट की बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और फिर लाइट बेंड हो जाएगी और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको बेंडिंग भी देखने को मिलेगी और मीडियम तो चेंज हो ही रहा है। तो पहले वाला भी रिफ्रैक्शन था, नॉर्मल इंसिडेंस वाला ये भी रिफ्रैक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप इमेजिन कीजिए एक स्पून है, एक फुल ग्लास ऑफ वाटर है, फुल ऑफ वाटर है ग्लास, उसमें एक स्पून डिप है। तो आप जब भी उस डिप को देखेंगे जहाँ पे एयर वाटर इंटरफेस होगा तो वहाँ पे लाइट मुड़ जाएगी, और वहाँ के बाद आपको उस इंटरफेस के बाद यानी वाटर के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो स्पून है वो बेंट नज़र आएगी, मुड़ी हुई नज़र आएगी, सीधी नज़र नहीं आएगी।
ऐसी प्रकार अगर हम बात करें, लेमन्स डिप इन वाटर अपीयर लार्जर देन देयर ओरिजिनल साइज। अगर पानी के अंदर एक नींबू को आप रख दीजिए और उसे आप देखते हैं तो उसका जो साइज़ है, जितने भी साइज़ का वो है, वो उससे बड़ा नज़र आता है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण। स्विमिंग पूल जो है वो आपको कम गहरा नज़र आता है, एक्चुअल डेप्थ से उसकी डेप्थ कम नज़र आती है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण। और जो आसमान में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल इज़ नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। एक ऐसा माध्यम जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है, लाइट जा सकती है, गुजर सकती है, उस माध्यम को ऑप्टिकल मीडियम या ऑप्टिकल माध्यम बोला जाता है। एवरी ऑप्टिकल मीडियम हैज़ ए डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। और हर माध्यम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, अपना एक गुण है। Thus when light traveling in a medium enters a medium of different optical density, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है, मीडियम टू मीडियम वेरी करती है ये। तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने से जो लाइट की वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो भी चेंज हो जाती है। तो वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी। बढ़ने का मतलब ये कि किसी माध्यम में एंटर की, उसमें कम हो गई थी, 3 × 10⁸ से कम हो गई, फिर वो बाहर निकली तो अब वो 3 × 10⁸ दोबारा हो सकती है। तो आमतौर पे अगर वैक्यूम के अलावा किसी भी माध्यम को आप लोगे तो स्पीड घटती ही है, आप ये कह सकते हो। तो लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम होगी। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होने का चांसेस है जब भी आप इसे वैक्यूम से कंपेयर करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ भी जाए, कि मान लो एक में 2 × 10⁸ थी, दूसरे माध्यम में जाने पे 2.1 × 10⁸ हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जिस माध्यम में लाइट की स्पीड कम होती है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम है, ये बात आप याद रखिए। द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ऑफ लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी जिस माध्यम में ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उस माध्यम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। सॉरी, मेरे को लगा मैं पीछे उल्टा बोल गया था। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, जिस माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम उसमें स्पीड ज़्यादा, उल्टा होता है, ये उल्टी रिलेशन होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी उसको मैं ओ से यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम उस माध्यम में लाइट की स्पीड ज़्यादा, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम उसे हम रेयरर मीडियम बोलेंगे, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उसे हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये बात भी ध्यान रखना कि जब भी लाइट का ओब्लिक इंसिडेंस होगा, यानी तिरछी लाइट गिरेगी, नॉर्मल के साथ तिरछी कुछ एंगल बना के गिरेगी, तो अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, डेंसर मीडियम यानी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें लाइट की स्पीड कम है, तो ज़्यादा स्पीड वाले मीडियम से लाइट अगर कम स्पीड वाले में एंटर करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने समझ लिया, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हमने जान लिया। फिर भी बता देते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जो हमें ये बताती है कि कौन से मीडियम में लाइट कम होगी, कौन से में ज़्यादा होगी। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर मीडियम कहलाता है और उसमें लाइट की स्पीड कम होती है, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो वो रेयरर मीडियम कहलाता है और उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये भी जानकारी देती है, अगर हमें ऑप्टिकल डेंसिटी 2 मीडियम की पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइट जो बैंड होगी वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से दूर बैंड होगी। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये नियम आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो रेयरर से डेंसर जब भी जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी लाइट, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नियम दिमाग में बिठा लीजिए कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है और रेयर टू डेंसर में टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सिंपल इफेक्ट ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, आपको देख लीजिए। इसमें हमें ये दिखाया गया है कि हमारे पास ये एक वेसल है, इसमें वाटर है और इसके अंदर ये एक स्टिक है। तो ये स्टिक का ए पॉइंट ले रखा है, ये लाइट का सोर्स है
तो डेंसर मीडियम है वाटर, और बाहर जो एयर है वो है रेयरर। तो आपको पता है कि लाइट डेंसर से चलेगी रेयरर में, तो अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाएगी। किधर हटेगी? नॉर्मल से दूर की तरफ हटेगी। तो ये आप देखिए कि लाइट यहाँ पे इस पाथ से चली और जाना था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे ना जाके इधर घूम गई, जो कि ये नॉर्मल था। अब चाहे तो अलग कलर से भी हम इन्हें दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से लाइट दूर हट गई यहाँ तक। पहले लाइट ये इतनी दूर थी, लेकिन फिर देखिए इतनी दूर हट गई, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई लाइट। और अवे फ्रॉम नॉर्मल ये दो रे दिखा रखी है, दोनों हो गई। किसी की आंखों में एंटर करेगी तो वो दोनों रे को बैक ट्रेस करेगा। तो ये दिखाई दे रही है कि जैसे ही आंखों की तरफ जाती जा रही है, दूर होती जा रही है एक दूसरे से। तो यानी अगर हम इनको पीछे वापस लेके चलें तो ये एक दूसरे के नजदीक आती जा रही है। नजदीक आती आती इतनी नजदीक आ जाएगी, किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी, और वो पीछे बढ़ाने पे वो पॉइंट A1 हमें मिलता है। तो हमें लगता है कि लाइट का सोर्स ए नहीं है, A1 है, जो कि आंखों का एक धोखा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये जो धोखा है ये आपका वर्चुअल इमेज है यहाँ पे, और हमें इस ए पॉइंट की वर्चुअल इमेज नजर आती है, और जिसके कारण ये जो स्टिक है बेंट हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण आपको ये स्टिक का बेंट होना और शॉर्ट होना देखने को मिला। नेक्स्ट में देखिए बॉटम है बिकर की, इसमें रखा हुआ है कोई क्वाइन, और इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये ओ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और फिर ये हमें आई इमेज हो गई, इसकी वर्चुअल इमेज। सेम इसी यही फिनोमिना तो हमें ऊपर नज़र आता है, और इसी फिनोमिना से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल है उसकी जो बॉटम है, वो बॉटम जहाँ पर है वहाँ पर नज़र ना आके ऊपर नज़र आती है, जिसके कारण स्विमिंग पूल कम गहरा नज़र आता है। ठीक है, आगे देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन क्या होता है? कोई भी एक एरिया। जैसे कि अब आप मोबाइल देख रहे हैं तो ये जो स्क्रीन है आपकी मोबाइल की, एक एरिया है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेड्थ है स्क्रीन की, जो कि आप फ़ोन खरीदते समय देखते भी हैं, कितनी चौड़ाई है कितनी लंबाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई ये एरिया, और इस एरिया को ही हम प्लेन बोलेंगे। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये मान लीजिए हमारे पास ये इंटरफेस है, ठीक है, और लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, और यहाँ से ये रे आई, तो ये इंसिडेंट रे, और ये ऐसे मुड़ गई, तो ये इस जगह पे है, बैंड हो गई। ठीक है, चलो थोड़ा अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब कलर दूसरा लेते हैं, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ से बैंड हो गई। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने ये आपको ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर या स्किन कलर की ये लाइनें दिखाई दे रही है, ये तीनों लाइन जरा ध्यान से देखिए, क्या ये मोबाइल की स्क्रीन के साथ साथ है, सरफेस के ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है एक ही प्लेन में, जैसे कि एक ही कागज पे उतार रखा हो इन तीनों को, या हमें बाहर दिखाई दे रही है स्क्रीन के अंदर या बाहर? तो आप हाथ फेर के देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये फेर रहा हूँ तो देखो लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मैं इसे हटा देता हूँ पहले। तो आप भी मेरी की तरह हाथ इसके ऊपर फेर के देख सकते हैं, तो आपको महसूस होगा कि ये जो तीनों लाइनें हैं, आप फील कर पाएंगे कि तीनों लाइन बेशक तिरछी है चाहे कैसी भी है, लेकिन है इसी स्क्रीन के ऊपर, ना स्क्रीन से अंदर ना स्क्रीन से बाहर। और इसी को हम कहते हैं कि ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहता है कि आप दो मीडियम, पर्टिकुलर कोई दो मीडियम ले लीजिए, 1 और 2, जैसे एयर एंड वाटर। जब तक आपके पास एयर एंड वाटर रहेगा, तब तक आपका जो एंगल आई आप लेना चाहो ले लो, ऑटोमेटिकली आपको आर इस प्रकार मिलेगा कि एंगल आई की साइन आई ले दो, साइन ऑफ आई ले दो, यानी खाली एंगल आई ना लेके उसका जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा होते हैं जैसे, तो साइन आई ले दो और साइन आर ले लो, साइन लगा दो दोनों के आगे, और साइन आई की वैल्यू देख लो, साइन आर की वैल्यू देख लो, दोनों का रेशियो ले दो, और ये रेशियो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, चाहे कितना भी आई ले लो। ऑटोमेटिक आर ऐसे बदलेगा कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सेकंड मीडियम का होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी उस मीडियम का होगा जिसमें लाइट एंटर कर रही है, आप ये बोल सकते हैं। और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें ये बताएगा कि लाइट कितनी मुड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात चल रही है और इन्हीं दोनों का रेशियो आपको दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सीधी सी बात है, ये हमें क्या जानकारी दे रहा है, कितने आई के लिए कितना आर बनेगा। तो सीधी सी बात ये हमें कहना चाह रहा है कि लाइट कितनी बैंड होगी, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो कितनी बैंड होगी, कम होगा तो कितनी बैंड होगी। तो ये जानकारी हमें मिलती है। तो हमें साफ तौर पे पता चलता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो मुड़ना ज़्यादा होगा लाइट का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मुड़ना कम होगा। कम ज़्यादा का मतलब ये है कि दो मीडियम का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना फ़र्क है, वो फ़र्क जितना ज़्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो इसे निकालने का एक और तरीका है, मीडियम वन में स्पीड ऑफ लाइट ले लीजिए और मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट ले लीजिए, दोनों की स्पीड, लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में अलग अलग निकाल ली और दोनों लाइट का रेशियो ले दो। तो जो बटे में होगा ना जिसकी स्पीड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा जिसकी स्पीड ऊपर होगी उसके रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। रिस्पेक्ट में जब आप ले रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इतना ज़्यादा है, इतने गुना ज़्यादा है, इतने गुना कम है, वो आपको आंसर मिलेगा। तो इतने गुना अगर ज़्यादा है किसी मीडियम का तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, और इतने गुना कम है तो वहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का निकालते हो तो ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हो, सॉरी, किसी भी मीडियम का, यानी एक मीडियम फिक्स कर दो वैक्यूम, और दूसरा आप कोई भी ले लो, कभी वाटर ले लो, कभी ऑयल ले लो, कभी एल्कोहल ले लो, कुछ भी आप ले लो दूसरा मीडियम, लेकिन वैक्यूम फिक्स है, हर मीडियम का वैक्यूम से कंपेयर किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में उन मीडियम्स का जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला रहे हो, निकाल रहे हो, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नाम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा गया है। जैसे वाटर का निकाल रहे हो तो उसे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा, यानी केवल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी और चीज़ से कंपैरिजन नहीं किया गया, वैक्यूम से किया गया है। लेकिन जब वाटर का आप ऑयल के रिस्पेक्ट में निकालते हो, वैक्यूम को हटा दो, ऑयल के रिस्पेक्ट में निकालते हो, तो एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगेगा, तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, पहले मीडियम में स्पीड बटे में दूसरे मीडियम में स्पीड, और दूसरे मीडियम में स्पीड बटे में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का आएगा। ये ध्यान रखिए, वो सब कुछ सोल्व करके आप ये इक्वेशन जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इन्हें भी आप सोल्व आउट कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, तो इसमें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और 2.42 डायमंड का सबसे ज़्यादा है लास्ट में, तो इसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो लाइट को कम तेज़ी से दौड़ने देगा, वो स्पीड को कम कर देगा। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं।